19 रियासतों का विलीनीकरण। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 102। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय। दूसरा, कश्मीर का भारत में विलय। उत्तर। पहला, जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय। जूनागढ़ काठियावाड़ के तट पर बसी एक छोटी सी रियासत थी जो चारों ओर से यह भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। इसका कहीं से कहीं तक पाकिस्तान के साथ कोई सामित्य नहीं था। इसकी बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी मगर शासक मुसलमान था। इसलिए सत्ता हस्तांतरण से पूर्व यहाँ के मुस्लिम शासक ने जूनागढ़ रियासत के पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी, जबकि यहाँ की बहुसंख्यक हिंदू जनता भारत के साथ विलय चाहती थी। अतः प्रजा के शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। समस्त क्षेत्र अशांत एवं उपद्रवग्रस्त हो गया और शासकों को पाकिस्तान भागने पर मजबूर होना पड़ा। इन परिस्थितियों में जूनागढ़ के दीवान शाह नवाज भुट्टो ने रियासत में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारत सरकार के हस्तक्षेप करने की प्रार्थना करी। भारत के राष्ट्रवादी नेता रजवाड़ों के दावों के स्थान पर आम जनता की सम्मुखता का अधिक आदर करते थे। सरदार पटेल का मानना था कि जूनागढ़ के संदर्भ में निर्णायक मत जनता का ही होना चाहिए, इसलिए विपरीत बिना जनपद संग्रह के ही पाकिस्तान में जूनागढ़ का विलय स्वीकार कर लिया था। जूनागढ़ के नवाब के आमंत्रण पर जूनागढ़ रियासत में शांति स्थापना के निमित्त भारतीय सेना वहां पहुंच गई। फरवरी 1948 ईस्वी में वहां पर एक जनमत संग्रह कराया गया जो कि पूर्णतः भारत में विलय के पक्ष में था। रियासत के प्रतिनिधियों ने अपनी रियासत को काठियावाड़ के संयुक्त राज्य में विलय करने का निश्चय किया और तदनुसार ही 20 जनवरी 1949 ईस्वी को जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया। दूसरा, कश्मीर का भारत में विलय। कश्मीर रियासत की सीमा भारत एवं पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। इसका क्षेत्रफल 84,471 वर्ग मील एवं जनसंख्या 44 लाख थी। यहाँ की 3/4 आबादी मुस्लिम थी एवं शेष आबादी हिंदू, सिख और बौद्ध थी। कश्मीर रियासत का शासक हरि सिंह हिंदू था एवं वह भारत के जनवाद और पाकिस्तान के संप्रदायवाद से ही डरकर दोनों के ही साथ विलय से बचना चाहता था। इसके विपरीत यहाँ की राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला कश्मीर का भारत के साथ विलय चाहते थे। जूनागढ़ एवं हैदराबाद की तरह भारतीय राजनीतिज्ञों ने यह अधिकार कश्मीर रियासत की जनता को ही सौंपा कि वह जनपद संग्रह कर भारत अथवा पाकिस्तान में विलय के पक्ष में निर्णय दें। महात्मा गांधी ने भी अगस्त 1947 ईस्वी में कश्मीर की जनता से कहा कि वह अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान के साथ विलय हेतु स्वतंत्र है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी महाराज हरि सिंह को सलाह दी कि वह जनमत संग्रह अथवा प्रतिनिधि सार्वजनिक सभाओं के द्वारा अपनी प्रजा की इच्छा जाने बगैर किसी डोमिनियन
में शामिल न हों। पाकिस्तान जूनागढ़ और हैदराबाद की भांति कश्मीर में भी जनपद संग्रह के सिद्धांत को नकार रहा था। पाकिस्तान की मदद से वहाँ के कबायली लोग पाक सेना के अफसरों के नेतृत्व में कश्मीर की सीमा पर अतिक्रमण करने लगे। जब वे श्रीनगर पर कब्जा करने वाले थे तो 24 अक्टूबर 1947 ईस्वी को महाराज हरि सिंह ने भारत में से इस पाकिस्तानी पठान कबायलों के विरुद्ध सहायता मांगी। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर की जनता की इच्छा जाने बगैर कश्मीर का भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे। उधर माउंटबेटन ने यह दलील दी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार कश्मीर का भारत में औपचारिक विलय होने के उपरांत ही भारत वहां अपनी सेना भेज सकता है। इन परिस्थितियों में 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को महाराज हरि सिंह ने विलय के प्रवेश लिखित पर हस्ताक्षर कर दिए और शेख अब्दुल्ला को रियासत के प्रशासन का प्रमुख बनाने को तैयार हो गए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उस समय हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला कश्मीर का भारत के साथ स्थायी विलय चाहते थे, परंतु यहाँ भारतीय नेताओं की जनवादी प्रतिबद्धता ने एकदम ऐसा नहीं किया। उन्होंने घोषणा की कि कश्मीर में शांति भलाई के उपरांत जनमत संग्रह द्वारा ही विलय कराया जाएगा। 26 अक्टूबर को कश्मीर के राजा हरि सिंह द्वारा विलय हेतु प्रवेश लिखित पर हस्ताक्षर करने के उपरांत 27 अक्टूबर को लगभग 100 हवाई जहाज़ों में भारत सैनिक और हथियार श्रीनगर पहुंचाए गए और आक्रमणकारियों को कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों से बाहर खदेड़ दिया, परंतु कुछ छुटपुट स्थानों पर वे बने रहे और मुठभेड़ होती रही। ऐसे में भारत पाकिस्तान के युद्ध के आसन्न खतरों को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर मामला संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में रखने की सलाह दी। भारत इसके निमित्त तैयार हो गया और उसने सुरक्षा परिषद से पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमणीय किए गए कश्मीर के भूभाग को खाली करवाने का आग्रह किया। भारत की यह बड़ी भारी भूल थी, क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका के निर्देश पर सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और कश्मीर प्रश्न को भारत पाक विभाग में तब्दील कर दिया। नेहरू भी अपने पूर्ण निर्णय पर बहुत पछताए। अंततः 31 दिसंबर 1948 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न क्रमांक 103, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं बताइए। उत्तर, प्रस्तावना की विशेषताएं। पहला, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में भारत को एक अधिराज घोषित कर दिया गया। भारत से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त हो गई और उसको यह अधिकार मिला कि वह अपने संविधान का निर्णय करे। भारतीय संविधान 1935 तथा 1947 ईस्वी के अधिनियम की तरह ब्रिटिश संसद से उपहार स्वरूप नहीं मिला, बल्कि इसका निर्णय संप्रभुता संपन्न संविधान सभा ने किया।
संविधान सभा को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्माण करने का पूरा अधिकार था। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। इस प्रकार भारत की जनता को पूर्ण प्रभुसत्ता प्रदान की गई। अब भारत किसी विदेशी शक्ति से संबंध नहीं रहा, उस पर किसी भी देश का कोई नियंत्रण नहीं था। वह विश्व समुदाय के साथ समान रूप से अपनी विदेश नीति का निर्धारण कर सकता है, संबंधों की स्थापना कर सकता है और अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार शासन चला सकता है। दूसरा, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक राज्य से तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा भारत के लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई है। इससे शासन की सत्ता जनता में निहित होगी। जनता इसका प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति तथा राज्यों के मंत्रिमंडल विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेंगे। यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि यह अनुभव करते हैं कि शासन वर्ग के लोग अपने उत्तरदायित्वों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें उनके पद से अपदस्थ कर सकते हैं। हमारे संविधान में समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाचित होने तथा सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है। प्रस्तावना में साफ कहा गया है कि संविधान का निर्माण भारत के लोग कर रहे हैं तथा उन्हीं की इच्छा राज्य में सर्वोपरि होगी। संविधान की प्रस्तावना से गणराज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया था। गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसमें शासन का प्रधान आनुवंशिक न होकर जनता द्वारा निर्वाचित हो। भारत के शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। इसका निर्वाचन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। अतः भारत में सदस्यों से चली आई राजनीतिक शासन प्रणाली समाप्त होकर गणतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। डॉक्टर गार्डनर ने गणराज्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, यह राज्य का वह रूप है जिसमें राज्य की सत्ता एक मनुष्य के हाथ में न होकर कई मनुष्यों के हाथ में हो। इस परिभाषा के आधार पर भारत में गणतंत्रीय शासन है। भारत में शासन की सत्ता किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है, बल्कि वह जनता के प्रतिनिधियों में निहित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष है। शासन की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के निहित है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करते हैं। तीसरा, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है देश के सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना। राजनीतिक अधिकारों में मत देने का अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह लोक प्रभुत्व के सिद्धांत का स्तंभ है
और यह लोकतंत्र का आधार है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों में वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसमें एक आदमी एक वोट के सिद्धांत का अपनाया गया है। दूसरे, प्रत्येक नागरिक को चुनाव में खड़े होने तथा चुने जाने का भी अधिकार दिया गया है। तीसरे, वह अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी सरकारी पद प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। इस प्रकार भारत का संविधान पूर्ण राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। चौथा, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए संविधान में निम्नलिखित सिद्धांत निश्चय किए गए हैं। पहला, सभी नागरिकों को जीविका के यथेष्ट साधनों को प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा, देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार बांटा होगा जिससे सामूहिक हित हो सके। तीसरा, आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि धन तथा उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। चौथा, पुरुष तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाए। पांचवा, श्रमिक पुरुषों, स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। छठा, बच्चों को अपने विकास का पूर्ण अवसर दिया जाए और उनकी शोषण से रक्षा की जाए। सातवां, राज्य अपनी क्षमता के अनुसार लोगों को काम, शिक्षा प्रदान करे तथा बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा। आठवां, राज्य काम की न्यायपूर्ण मानवीय परिस्थितियों का निर्माण करने का प्रयत्न करें। नौवां, राज्य कृषि तथा उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी, अच्छा जीवन स्तर तथा अवकाश उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। 10वां, राज्य अनुसूचित जातियों तथा दुर्बल वर्ग के आर्थिक हितों की सुरक्षा करेगा। 12वां, राज्य विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों और अवसरों संबंधित भेदभाव को भी कम करने का प्रयत्न करेगा। 5वां, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का आदर्श इस बात से निहित है कि लोकतंत्र सामाजिक क्षेत्र में भी होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, तभी सामाजिक न्याय मिल सकता है। संविधान की प्रस्तावना में इन तीनों आदर्शों के स्थान दिए गए थे। संविधान में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है और अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक संरक्षण का वचन दिया गया है। स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व है। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के विषय में लिखा गया है कि भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार को मूल्य अधिकारों के स्थान दिए गए हैं, जिसको अल्लंघनीय घोषित किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रमुख स्वतंत्रताएं इस प्रकार है। पहला, भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
दूसरा, शांतिपूर्ण ढंग से बिना अस्त्र शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, समुदाय तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, समस्त भारत में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण तथा निवास करने की स्वतंत्रता। पांचवा, प्रत्येक नागरिक को अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, पेशा तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता। छठा, व्यक्तिगत जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की स्वतंत्रता। समानता। संविधान की प्रस्तावना अवसर तथा स्तर की समानता का वचन देती है। समानता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भारत के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः समानता भारत के राजनीतिक जीवन की आधारशिला है। संविधान में भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता के अधिकार को संविधान में मूल अधिकारों में स्थान दिया गया है, जिसको अल्लंघनीय घोषित किया गया है। समानता के अधिकार के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, कानून की निगाह में सब समान हैं। अनुच्छेद 14 में लिखा है कि राज्य द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत कर दिया गया है। तीसरा, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। जो नागरिक छुआछूत को मानेगा या इसे बढ़ावा देगा वह दंड का भागी होगा। चौथा, सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में समान अवसर प्राप्त होंगे। धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के अधिकार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पांचवा, सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। भाईचारा। भाईचारे का आदर्श संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है। भाईचारे का आदर्श देश की एकता तथा अखंडता का आधार है। भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए संविधान में कुछ मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है। पहला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। दूसरा, भारत के सभी लोगों के बीच सौहार्द और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। भिन्न भिन्न धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रीयता अथवा वर्तगत विभिन्नताओं के बीच एकता को बनाए रखना तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कार्य न करना। तीसरा, देश की प्रतिष्ठा करना और जब कभी ऐसा करने को कहा जाए तो राष्ट्रीय सेवाएं करना। छठवां, व्यक्ति की गरिमा की स्थापना। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्य व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये अधिकार न्यायपूर्ण है, किंतु व्यक्ति की गरिमा की स्थापना केवल मूल अधिकारों के माध्यम से ही नहीं हो सकती। इसके लिए राज्य से नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है। पहला, संविधान में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह स्त्री और पुरुष की आजीविका
के समान साधनों की रक्षा करे, कोई भी किसी के अधिकारों का उल्लंघन न करे। दूसरा, राज्य काम की न्यायपूर्ण एवं मानवीय परिस्थितियों का निर्माण करने का प्रयत्न करेगा। तीसरा, राज्य श्रमिकों को जीने लायक वेतन देगा, काम की दिशा सुधारने, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को प्रदान करने का पूरा प्रयत्न करेगा। सातवां, समाजवादी राज्य की स्थापना। भारतीय शासन का प्रमुख उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं था। संविधान के 42 संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया, किंतु भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द को जोड़ने का यह उद्देश्य नहीं था कि उत्पत्ति के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करके व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए। आठवां, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। धर्मनिरपेक्ष संविधान का महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है। संविधान सभा में जिस संविधान को पारित किया था, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 ईस्वी में संविधान को 42 संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार हैं। पहला, राजनीति तथा धर्म का पूर्ण पृथक्करण। भारतीय संविधान में धर्म को राजनीति से पूर्णतः पृथक कर दिया है। राज्य हर प्रकार के धार्मिक विश्वासों, धर्मशास्त्रों, पुरोहितों, मुल्ला, मौलवियों तथा पादरियों के नियंत्रण से मुक्त है। इनका राज्य के नीति निर्धारण तथा संचालन में कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरा, किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं। राज्य किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता। उसकी निगाह में सभी धर्म समान हैं। ना कोई धर्म अधिक महत्वपूर्ण है, ना कोई कम। राज्य की निगाह में सभी धर्म तथा धर्मावलंबी समान हैं। तीसरा, धर्म प्रचार के लिए राजकीय साधनों का प्रयोग नहीं। भारत में किसी भी धर्म के प्रचार तथा उन्नति के लिए राजकीय धन तथा साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार प्रत्येक धर्मावलंबी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। राज्य न तो धर्म के प्रचार में सहायता करेगा और न बाधा उपस्थित करेगा, किंतु यदि कोई अन्य धर्मावलंबी किसी अन्य धर्म के प्रचार में बाधा उपस्थित करता है, तो राज्य उसको ऐसा करने से रोक सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म विचार में बाधा उपस्थित नहीं कर सकता। चौथा, किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य नहीं। संविधान के अनुच्छेद 28 में दिया हुआ है कि राज्य किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। किसी भी सरकारी तथा राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
प्रत्येक नागरिक धार्मिक मामलों में स्वतंत्र है। उसको अपने विश्वासों के अनुसार पूजा पाठ करने, अपने धर्म ग्रंथों का अध्यापन करने, धर्म स्थानों का निर्माण करने, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, अपनी संतान को धार्मिक शिक्षा देने अथवा न देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। 5वां, धर्म के आधार पर भेदभाव का अंत। संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है कि राज्य धर्म के आधार पर सार्वजनिक पदों की नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून सभी के लिए बराबर होंगे। धर्म के आधार पर किसी भी जाति अथवा वर्ग के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जाएगा। 6, प्रत्येक संप्रदाय को अपनी संस्थाएं कायम करने तथा चलाने का अधिकार। संविधान में दिया हुआ है कि प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाएं कायम करने, उनका प्रबंध करने, चल तथा अचल संपत्ति रखने का अधिकार होगा। राज्य अपनी ओर से इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 27 में दिया हुआ है कि राज्य उन संपत्ति पर कर नहीं लगाएगा जिसको धार्मिक कार्यों पर व्यय करना है। 7वां, असामाजिक तथा अनैतिक कार्यवाहियों पर रोक। राज्य प्रत्येक नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदान करता है, किंतु यह अधिकार असीमित मात्रा में प्राप्त नहीं है। सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता, स्वास्थ्य तथा समाज के हित में राज्य किसी भी धार्मिक कार्यवाही पर प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में अनेक ऐसी रूढ़ियाँ और धार्मिक परंपराएं थीं जिनका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। इन सभी पर राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे बलि प्रथा, सती प्रथा आदि। प्रत्येक व्यक्ति उसी सीमा तक धार्मिक आचरण कर सकता है जिससे किसी दूसरे धर्मावलंबी को हानि न हो। 9वां, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन। संविधान की प्रस्तावना में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा का कोई जिक्र नहीं किया गया, किंतु संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारे के सिद्धांत की भावना प्रकट होती है। संविधान के अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की बात कही गई है। इस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित नीति का अनुसरण करेगा। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि करना। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। तीसरा, राष्ट्रों में पारस्परिक व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधि तथा समझौते के प्रति आदर भाव पैदा करना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समझौते तथा पंच फैसले द्वारा सुलझाने का प्रोत्साहन देना। प्रश्न क्रमांक 104, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, संविधान के मूल अधिकार। संविधान में मूल अधिकारों का विशेष महत्व है। इन अधिकारों से 3 प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रथम,
ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को संघ और राज्य की सरकारों, जिला बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा किए गए किसी अन्याय या अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। द्वितीय, संविधान में लागू हो जाने से ऐसे सभी पूर्ववर्ती कानून या आदेश जो मूल अधिकारों के विरुद्ध थे स्वमेव समाप्त हो गए। तृतीय, मूल अधिकारों का प्रावधान सरकारों को ऐसे कानून बनाने से रोकता है जो इन अधिकारों का उल्लेख करते हैं, तो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। संविधान के अनुसार मूल अधिकारों को 7 वर्गों के अंतर्गत रखा गया है। पहला, समानता का अधिकार। यह अधिकार प्रजातंत्र के मूल तत्वों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 15 नागरिकों को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेद करने का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य नौकरियों के मामले में कोई भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति को घोषित किया गया है और अस्पृश्यता को दंडनीय घोषित किया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों को निषिद्ध किया क्योंकि इनसे असमानता प्रभाव प्रकट होता है, लेकिन 1954 ईस्वी में 4 अलंकरण आरंभ किए गए और यह भी स्पष्ट किया कि इनका अर्थ केवल सम्मान प्रदान करना है, किसी प्रकार के भेदभाव का सृजन नहीं। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में किया गया है। अनुच्छेद 19 को मूल अधिकारों का केंद्र माना गया है। इसमें प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने, देश में आबाद घूमने, देश के किसी भाग में बसने, कोई व्यापार या जीविका का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20 नागरिकों को अपराधों के विरुद्ध विशेष स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में नागरिकों को जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध बताए हवालात में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 22 नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी या निरोध के विरुद्ध संरक्षण देता है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। बालकों का शोषण रोकने के लिए अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को कारखाने में नहीं रखा जाएगा। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, अपने धर्म पर आचरण करने तथा अपने धर्म के प्रचार का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक अपने सार्वजनिक हितों को क्षति पहुँचाने बगैर किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार करने में स्वतंत्र है, बशर्ते कि
उसकी पूजा का ढंग सार्वजनिक शांति, नैतिकता का तथा स्वास्थ्य के विरुद्ध ना हो। 5वां, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। संविधान में प्रत्येक धार्मिक तथा जातीय वर्ग को सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिससे वह वर्ग अपनी विशिष्ट संस्कृति, धर्म, भाषा का विकास कर सके। राज्य उसकी शिक्षा संस्थाओं के लिए सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 29 और 30। छठा, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों पर अधिकार स्वीकार करता है। कानून के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति में से वंचित नहीं किया जा सकता। 1978 ईस्वी के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करता है तो यह विधि प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। 7th, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उन उपचारों का उल्लेख है जिनके द्वारा कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में प्राप्त कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय में रिट प्रस्तुत कर सकता है। यह रिटें 5 प्रकार की हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशोध, उत्प्रेक्षण अधिकार, प्रच्छा। साधारण अवस्था में मूल अधिकारों को संसद या राज्य की विधान सभाएं न तो कम कर सकती है और न रद्द कर सकती हैं। संघ और राज्यों की कार्यपालिकाओं के लिए आवश्यक है कि वे इन मूल अधिकारों का परिपालन करें, किंतु आपातकाल घोषित होने पर राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय को रिपोर्टें पर विचार करने से रोक सकता है। आपातकाल में राज्यों को अधिकार होगा कि वे मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून बना सकें, लेकिन आपातकाल समाप्त होने पर मूल अधिकार स्वयं जीवित हो जाएंगे। आपातकाल में मूल अधिकारों में निलंबन का आधार यह है कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति के अधिकारों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 105, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रत्येक देश को अपना पृथक संविधान तैयार करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान पर विचार करने के लिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में भारत की संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। विचार विमर्श के उपरांत संविधान सभा ने संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे संविधान प्रारूप समिति कहा गया। इस समिति ने अपनी संस्तुतियों 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा में प्रस्तुत की। इस प्रस्ताव
को विचार विमर्श के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित किया गया। संविधान सभा का अंतिम अधिनियम 24 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत में नवीन संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया जाएगा। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को नवीन संविधान के अनुसार भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। प्रत्येक राज्य का किसी न किसी रूप से संविधान अवश्य ही होता है। संविधान का यह रूप उस देश की परिस्थितियों के अनुसार होता है। प्रत्येक राज्य की परिस्थितियाँ भिन्न होने के कारण उस देश के संविधान की भी अपनी कुछ विशेष बातें होती हैं, जिन्हें संविधान की विशेषताएं कहा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। पहला, लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, अर्थात ये भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इसमें अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। दूसरा, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत के संविधान की अधिकांश बातें लिखित हैं और इसका निर्णय एक विशेष समय पर हुआ है। इसके अतिरिक्त यह संसार के दूसरे सभी संविधान से व्यापक है। भारत के संविधान में 395 धाराएं हैं। तीसरा, अनेक देशों के संविधानों के आधार पर निर्मित। भारतीय संविधान पूर्णतः मौलिक नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माता भारत के लिए उच्च कोटि का संविधान बनाना चाहते थे, अतः इन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी बातों को ग्रहण कर लिया। भारतीय संविधान पर कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव है। चौथा, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने वाला। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता इसके भारत में एक राष्ट्रीयता व एकता की भावना को बढ़ाना है। एकता बनाए रखने के लिए संपूर्ण भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा केंद्र को शक्तिशाली बनाया तथा एक राजभाषा घोषित की गई। भारत में दोहरी नागरिकता के स्थान पर एक ही नागरिकता की भी स्थापना की गई। पांचवा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। छठा, मूल अधिकार। वे अधिकार जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं मूल अधिकार कहलाते हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति का अवसर प्रदान करना तथा सरकार को मनमानी करने से रोकना है। मूल अधिकारों में प्रमुख समता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार भी संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। सातवां, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। भारत में जनहित सरकार की स्थापना के लिए संविधान में सरकार के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जिन्हें निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। मूल अधिकारों को न्यायालय के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा स्वतः ही इनका पालन किया जाता है। आठवां, कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान के द्वारा भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किए जाने की व्यवस्था की गई। इसी व्यवस्था के अंतर्गत भारतीयों को अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई।
कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से ही निर्देशित सिद्धांत बनाए गए थे। 9वां, संसदीय सरकार की स्थापना। भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र व राज्यों में संसदीय सरकार की व्याख्या की गई है। 10वां, संघीय शासन की स्थापना। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता उसकी संघीय स्वरूप है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में केंद्र में संघीय सरकार का शासन है तथा राज्यों में राज्य सरकार का विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्देश मानने के लिए बाध्य हैं। केंद्र व केंद्रीय संसद राज्य की विधानसभा तथा संवर्ती क्षेत्रों में केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। 11वां, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा अन्य संसाधन। नवीन संविधान के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। न्यायपालिका को कार्यपालिका से इसी कारण पृथक रखने का यथासंभव प्रयास किया गया तथा संपूर्ण भारत में समान कानून लागू किए गए। न्यायपालिका के समान ही स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई ताकि निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। इसी प्रकार लोक सेवा आयोग की स्थापना कर योग्यता के आधार पर निष्पक्ष नियुक्तियां किए जाने की व्यवस्था हुई। 12वां, समाजवादी राज्य। भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही समाजवाद को अपनाया जाएगा और भारतीय समाजवाद अन्य अधिक परिचित समाजवादों से अपने आप में भिन्न होगा। 13, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। कानून दो प्रकार के होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून उन्हें कहते हैं जिन पर शासन का सारा ढांचा ही आधारित होता है। यदि संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण कानून के निर्माण से भिन्न किसी पद्धति को अपनाना आवश्यक होता है तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। इस दृष्टि से भारत का संविधान एक कठोर संविधान है। संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ऐसा होना आवश्यक भी था, लेकिन हमारा संविधान व्यवहारिक दृष्टि से अमेरिका के संविधान जितना कठोर नहीं है। संविधान की अनेक धाराएं तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से बदली जा सकती है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में काफ़ी लचीलापन रखा गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान न तो बहुत कठोर है और न बहुत लचीला। चौथा, 14, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। संविधान द्वारा भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है, जिसका अर्थ यह है कि राज्य और धर्म का क्षेत्र अलग अलग है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं तथा व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाया जा सकता है। धर्म के नाम पर राज्य और शासन द्वारा भारत के नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15वां, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनसे इनका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है।
जैसे एक हरी नागरिकता, एक हरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि। अन्य में राष्ट्रपति से संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकट काल की घोषणा द्वारा तो स्पष्ट रूप से संवैधानिक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदला जा सकता है। 16वां, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की समाप्ति। स्वतंत्र भारत के संविधान में सांप्रदायिकता निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया है, जिसमें सब मिलकर एक साथ अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करते हैं। 7वां, वयस्क मताधिकार का आरंभ। भारतीय संविधान के अंतर्गत वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, जिसके अनुसार सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया है। 18th, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 25 जनवरी 1960 तक के लिए ही थी, किंतु संविधान में संशोधन कर इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाता रहा। 19 संकटकालीन प्रावधान। संकटकाल के संबंध में विशेष प्रावधान हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है, जिसके अनुसार संकटकाल में हमारी राज्य व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। संविधान में 3 प्रकार के संकटकाल का उल्लेख किया गया है। पहला, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के उत्पन्न होने पर। दूसरा, राज्यों के संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर। तीसरा, वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर। संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। ये संकटकालीन प्रावधान संविधान को लचीलापन प्रदान करते हैं, जो कि भारत देश की परिस्थितियों में नितांत आवश्यक है। 20वां, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के लिए एक आदर्श निश्चित किया गया है और यह आदर्श है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान के निर्माता स्पष्ट रूप से यह चाहते हैं कि भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारें भारतीय नागरिकों को पुष्टिकर भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए तथा इन सब के लिए अधिकाधिक संभावित सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। 21वां, राष्ट्रीय भाषा की व्यवस्था। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त स्त्री पुरुष की समानता, ग्राम पंचायतों की स्थापना, विश्व शांति का समर्थक तथा राजनीतिक
एकता का पोषण आदि भी भारतीय संविधान की विशेषताएं कही जा सकती हैं। संक्षेप में भारत का संविधान जनता की प्रभुसत्ता के मूल सिद्धांत पर आधारित है तथा भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक है। भारतीय संविधान की विशेषताओं से स्पष्ट है कि भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और व्यवहारिकता का श्रेष्ठ समन्वय है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 106। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों को लिखिए। उत्तर प्रश्न 104 का उत्तर देखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, भारत के एकीकरण में किसका योगदान था? पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल या चौथा सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही उत्तर है तीसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा, हैदराबाद भारत में कब सम्मिलित हुआ? पहला 1950 ईस्वी में, दूसरा 1951 ईस्वी में, तीसरा 1952 ईस्वी में या चौथा 1953 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है पहला 1950 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न, जूनागढ़ भारत राज्य में कब सम्मिलित हुआ? पहला 31 दिसंबर 1948 को, दूसरा 31 दिसंबर 1947 को, तीसरा 31 दिसंबर 1949 को या चौथा 31 दिसंबर 1950 को। और इसका सही उत्तर है पहला 31 दिसंबर 1948 को। चौथा प्रश्न, संविधान सभा का उद्देश्य। चौथा प्रश्न, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या चौथा आचार्य कृपलानी। इसका सही उत्तर है तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा प्रश्न, संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी? पहला श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरा सुचेता कृपलानी, तीसरा श्रीमती सरोजिनी नायडू या चौथा विजय लक्ष्मी पंडित। और इसका सही उत्तर है तीसरा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। छठा प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा के मुंशी, तीसरा हंसा मेहता या चौथा दुर्गाबाई देशमुख। इसका सही उत्तर है पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद रखे गए? पहला 380, दूसरा 385, तीसरा 390 या चौथा 395। इसका सही उत्तर है चौथा 395।